इमामा ने बहुत दूर से सालार की आवाज़ आती सुनी। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसका चेहरा देखती रही। मुझे लाहौर छोड़ आओ, वो बड़बड़ाई। जलाल के पास जाऊंगी। नहीं, उसके पास नहीं जाऊंगी, मगर अपने घर नहीं रह सकती। वो यकदम सोफे से उठकर खड़ी हो गई। सालार ने एक सांस लेकर उलझन भरी नज़रों से उसे देखा। या फिर मुझे गेट तक छोड़ आओ, मैं खुद चली जाती हूँ। तुम चौकीदार से कहो वो मुझे बाहर जाने दे। उसने बैग उठा लिया। तुम्हें अंदाज़ा है कि यहाँ से बस स्टैंड कितनी दूर है? इतनी धुंध और सर्दी में तुम पैदल वहाँ तक कैसे जाओगी? जब और कुछ नहीं रहा मेरे पास तो धुंध और सर्दी से मुझे क्या होगा? सालार ने उसे एक गीली आंखों के साथ मुस्कुराते हुए देखा था। वो अपने हाथ की पोंछ से अपनी आंखों को रगड़ रही थी। सालार उसके साथ कहीं जाने का कोई इरादा नहीं रखता था। लाहौर तो बहुत दूर की बात है। उसे अभी अभी नींद आ रही थी और वो सामने खड़ी लड़की को नापसंद कर रहा था। ठहरो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वो नहीं जानता उसके ज़बान से ये जुमला क्यों और कैसे निकला। इमामा ने उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए देखा। वो कुछ देर बाद बाहर निकला तो शब ख्वाबी के लिबास की बजाय एक जीन्स और स्वेटर में मलबूस था। अपने बेड की साइड टेबल से उसने चेन और घड़ी के साथ अपना वॉलेट भी उठाया। इमामा के करीब आकर उसने बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, मैं खुद उठाऊंगी। उठा लेता हूँ। उसने बैग लेकर कंधे पर डाल लिया। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए पोर्च में आ गए। सालार ने उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला था और बैग को पिछली सीट पर रख दिया। गाड़ी गेट की तरफ आते देखकर चौकीदार ने खुद ही गेट खोल दिया था, मगर उसके करीब से गुजरते हुए सालार ने उसकी आंखों में इस हैरत को देख लिया था जो उसकी नज़रों से रात के इस वक्त फ्रंट सीट पर बैठी हुई इमामा को देख कर आई थी। वो यकीनन वो हैरान हुआ होगा कि वो लड़की इस वक्त इस घर में कहाँ से आई थी। तुम मुझे बस स्टैंड पर छोड़ दोगे? मेन रोड पर आते ही मामा ने पूछा। सालार ने एक नज़र गर्दन मोड़कर उसे देखा। नहीं, मैं तुम्हें लाहौर लेकर जा रहा हूँ। उसकी नज़रें सड़क पर मरकूज थी। गाड़ी एक बड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। वो तकरीबन सुनसान थी, ट्रैफिक के ना होने के बराबर थी। स्टीयरिंग पर दायां हाथ रखे उसने बाएं हाथ को मुंह के साथ रखकर जमाई रोकी और नींद के गलबे को भगाने की कोशिश की। उसके बराबर वाली सीट पर बैठी हुई इमामा बेआवाज़ रो रही थी और सालार उससे बाखबर था। वो वक्तन फ़वक्तन अपने हाथ में पकड़े हुए रुमाल से अपनी आंखें पोंछती और अपने नाक को रगड़ लेती और फिर अपने सामने विंड स्क्रीन पर बाहर सड़क पर नज़रें जमाकर रोना शुरू कर देती। सालार वक्फे से उसकी चटकनी नज़र डालता रहा। उसने इमामा को कोई तसल्ली बख्श या चुप करवाने की कोशिश नहीं की। उसका ख्याल था कि वो खुद ही कुछ देर आंसू बहाकर खामोश हो जाएगी, मगर जब आधा घंटा गुजरने के बाद भी वो इसी रफ्तार से रोती रही तो वो कुछ उकताने लगा। अगर तुम्हें घर से इस तरह भाग जाने पर इतना पछतावा होना था तो फिर तुम्हें घर से भागना ही नहीं चाहिए था, सालार ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। इमामा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो शायद तुम्हारे घर में किसी की गैर मौजूदगी का भी पता नहीं चला होगा। उसने कुछ देर उसके जवाब का इंतजार किए बगैर उसको मशवरा दिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस बार उसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कदरे बढ़ाई हुई आवाज़ मगर मुस्तहकम अंदाज में कहा। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? सालार ने फ़ौरन पूछा। तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक बार फिर आंखें पूंछते हुए सालार की तरफ गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। लाहौर किसके पास जाओगी? पता नहीं। इमामा के जवाब पर सालार ने कदरे हैरानगी से उसे देखा। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं है तुम कहाँ जा रही हो? फ़िलहाल तो नहीं है। तो फिर आखिर तुम लाहौर क्यों जा रही हो? तो फिर और कहाँ जाऊंगी? तुम इस्लामाबाद में रह सकती थी। किसके पास? लाहौर में तो कोई नहीं है जिसके पास तुम रह सको, और वो भी मुस्तकिल जलाल के अलावा। सालार ने आखिरी 3 लफ्ज़ों पर जोर देते हुए गर्दन मोड़ कर उसके देखा। उसके पास जा रही हो तुम? कुछ देर बाद उसने कदरे चुभते हुए अंदाज में कहा। नहीं, जलाल मेरी ज़िंदगी से निकल चुका है। सालार अंदाज़ा नहीं कर सका उसकी आवाज़ में मायूसी ज़्यादा थी या अफसरदगी। उसके पास कैसे जा सकती हूँ? तो फिर और कहाँ जाओगी? सालार ने एक बार फिर तजस्सुस के आलम में पूछा। ये तो मैं लाहौर जाने पर ही तय करूँगी कि मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, इमामा ने कहा। सालार ने कुछ बेयकीनी के आलम में उसे देखा। क्या वाकई वो नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है, या फिर वो बताना नहीं चाहती थी? गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। तुम्हारा फियांसी, क्या नाम है उसका? हाँ, असजद। काफ़ी अच्छा हैंडसम आदमी है। एक बार फिर सालार ने उसी
خاموشی کو توڑا، اور جو دوسرا آدمی تھا جلال، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ زیادتی نہیں کر دی تم نے اسجد کے ساتھ؟ امامہ نے اس کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ صرف سڑک پر دیکھتی رہی۔ سالار کچھ دن گردن موڑ کر اس کے جواب میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اسے احساس ہو گیا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا، جو کچھ تم کر رہی ہو اسے بھی نہیں۔ تمہاری حرکتیں بہت عجیب ہیں، اور تم ان حرکتوں سے بھی زیادہ عجیب ہو، سالار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بار امامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہیں میری حرکتیں؟ اور کیا میں تم سے زیادہ عجیب ہوں؟ بڑے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں اس نے پوچھا۔ اس سوال پر چند لمحوں کے لیے سالار کو لاجواب کر دیا۔ میری کون سی حرکتیں عجیب ہیں، اور میں کس طرح عجیب ہوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سالار نے کہا، تم جانتی ہو تمہاری حرکتیں بہت عجیب ہیں۔ امامہ نے واپس ونڈ سکرین کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا، یقیناً میری خودکشی کی بات کر رہی ہو تم؟ سالار نے خود سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، خودکشی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تو صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ کیسا تجربہ؟ میں ہمیشہ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مگر کوئی مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، اس لیے میں اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ بولتا رہا، کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سا سوال ہے، مگر ہر ایک کو مشکل لگتا ہے۔ واٹ از دا نیکسٹ ٹو ایکسٹینسی؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر مدھم آواز میں کہا، پین۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ سالار نے بلا توقف ایک اور سوال کیا۔ نتھنگنیس۔ واٹ از دا نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ سالار نے اسی انداز میں ایک اور سوال کیا۔ ہیل، امامہ نے کہا۔